बच्चे क्या आपके साथ भी ऐसा है कि टेस्ट में मार्क्स एक जगह पे जाके स्टक हो जाते हैं? जब थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो तो तब तक तो सब बनता है, बट टेस्ट में एकदम से ब्लैंक हो जाते हो और मार्क्स जैसे आने चाहिए वैसे आते नहीं है, जिससे कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। तो आओ बेटा आज समझते हैं कि ये टेस्ट एनालिसिस आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको करना चाहिए और तुम्हारा इससे क्या फायदा होने वाला है। आज भी कई सारे बच्चे टेस्ट देने से बहुत ज्यादा डरते हैं। जितना पढ़ाई किया है वो तो चलो एक तरफ है, बट उसको टेस्ट नहीं करना चाहते कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, बड़ा डर सा लगता है। आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर ये डर आपको मॉक टेस्ट से लग रहा है ना, तो नीट वाले दिन ये डर शायद 10 गुना या 20 गुना एम्पलीफाई होने वाला है और फिर आपके जितने मार्क्स आने थे वो लिटरली नहीं आ पाएंगे। ऐसा कई बच्चों ने शायद फेस भी किया होगा। अब आइए आज समझते हैं कि ये टेस्ट देना और टेस्ट एनालिसिस करना इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, और सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इस फियर को हम हटा सकते हैं और कैसे हम अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हैं डे बाय डे। क्योंकि आज अगर एक्शन नहीं लोगे तो बेटा 3-4 महीने गुजर जाने के बाद बहुत सारा टाइम चला जाता है, तब तक कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है और मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, क्योंकि जब आप टेस्ट के मार्क्स देखते हो तो खुद को आप जज करना शुरू कर देते हो। शुरुआत इसी पॉइंट के साथ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है बेटा कि आपको कभी भी टेस्ट में खुद को जज नहीं करना है। टेस्ट में आप कभी हारते नहीं हो, या तो आप जीत जाते हो या तो आप कुछ अच्छा सीख जाते हो। तो हमेशा याद रखना, आप टेस्ट, देखिए बुरा लगता है, हमने भी जब पढ़ाई करी थी, हम भी जब टेस्ट देते थे, मार्क्स अगर कम आते थे तो बुरा लगता तो था, लेकिन यहीं पे आपको खुद को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। खुद के साथ हार्श नहीं होना है। टेस्ट आप सीखने के लिए दे रहे हो। फाइनल एग्जाम तो आपका नीट का होगा जो 2026 में मई के फर्स्ट संडे को होगा। उसके हिसाब से आपको जो है रैंक मिलेगी, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे, बट एवरी टेस्ट कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाएगा। उसकी लर्निंग्स को स्टेपिंग स्टोन्स बना बना के तब जाके आप बेटा अच्छा स्कोर कर पाओगे। आओ सबसे पहले साइंटिफिकली समझते हैं कि ये टेस्ट की एनालिसिस करना और उसको बहुत बढ़िया से समझना आखिर क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक साइंटिफिक ग्राफ बताता हूं बेटा, मार्क्स वर्सेस एफर्ट के बीच में, जो सिर्फ नीट एग्जाम नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हद तक पैटर्न ऐसा ही होता है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस तरफ एक्सिस में हमने मार्क्स को बनाया है, इस एक्सिस में हमने देखो एफर्ट को बनाया है। हर बच्चा एफर्ट मारता है, लेकिन आप देखेंगे एफर्ट का शुरू में तो आपको अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर बिल्कुल 0 मार्क्स पे भी हैं तो धीरे धीरे आपके नंबर 100, 200, 250, 300, 400 तक जाने लग जाते हैं। इतना जो भी बच्चा अच्छा एफर्ट मार रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, डीबीपी सॉल्व कर रहा है, यहां तक वो लाने लग जाता है। बट क्या ये मार्क्स एनफ होते हैं? नहीं, ये मार्क्स एनफ नहीं होते। एक नीट जैसे एग्जाम में जहां पे 720 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, 400 पे भी आपको बहुत ज्यादा डाउट रहेगा, इवन इन अ डिफिकल्ट पेपर, कि कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? एफर्ट तो आप और मारते चले जाओगे, लेकिन एक टाइम के बाद ये ग्राफ देखिए सैचुरेट हो जाता है, यानी कि आप कितना भी अब एफर्ट मारेंगे ये मार्क्स लगभग यहीं पे स्टक होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो जा सकता है। ये आ गया सैचुरेशन। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बेटा कि अब सैचुरेशन आ चुका है। और सैचुरेशन तब आ जाता है जब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जब आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आपको जितना आता था उतना ही आएगा। जो गलतियां आप पहले करते थे आप बाद में भी करेंगे और आपका मार्क्स जो है स्टक हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे इस बात से शायद रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा उनकी जर्नी में कई बार पॉइंट आ जाता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, लाइफ में कभी भी सैचुरेशन आ जाए तो एक बार पलट के देखना चाहिए कि आप आखिर क्या गलत कर रहे हो, और अगर टाइम पे एक्शन ले लिया जाए तो आप चीजों को बदल सकते हैं। एक्टिंग पॉइंट शायद यहां पे है जब आपने एक टेस्ट दिया होगा। टेस्ट से अगर आप सीखते, अगर आप देखते कि अच्छा इन टॉपिक्स में मुझसे ये गलतियां हुई तो इन चैप्टर्स को मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए, इन टॉपिक्स को मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए। अच्छा यहां पे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, करेक्ट नहीं, मैंने तो करेक्ट वाले पे मार्क कर दिया, तो मुझसे ये गलती होती है। अगली बार जब क्वेश्चन देखूंगा करेक्ट इनकरेक्ट वाला तो बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। कहीं पे इंक्रीजेस बाई 2 लिखा है, कहीं इंक्रीजेस 2 लिखा है, तो इसमें डिफरेंस होता है, इसको अच्छे से समझ लेता हूं। इस बार गलती हुई है, अगली बार नहीं होगी। अगर ये सब एक्शंस बेटा टाइम पे ले लिए जाएं टेस्ट देने के तुरंत बाद, यानी कि एनालिसिस में, तो आप सोचिए यही ग्राफ थोड़ा बेटर हो सकता है। अब ये यहां नहीं जाएगा क्योंकि अब आप वो गलतियां नहीं कर रहे, आपने अपने आप को थोड़ा सुधार लिया, थोड़ा चीजों को आपने ठीक कर लिया, तो ये ग्राफ ऊपर चला गया। अब यहां भी सैचुरेशन आ जाएगा, उससे भी बचना है। आपने दोबारा टेस्ट दिया, दोबारा जब आपने टेस्ट दिया फिर से आपने यहां पे एक्ट किया, उन गलतियों से बचने की कोशिश करी,
फिर आप ऊपर चले गए। तो ये टेस्ट और एनालिसिस कोई एक बार का नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। इवन इस वाले ग्राफ में थोड़ा ऊपर जाने के बाद आप फिर से एक टेस्ट दोगे, फिर से आप अपने आप को ऊपर ले जाओगे, एंड दिस इज हाउ आप 720 के एकदम नजदीक पहुंच पाएंगे। अब ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है, इससे आप बिल्कुल रिलेट कर गए होंगे कि आज जो आपके एक्शंस हैं, आज जो आप गलतियां कर रहे हैं, अगर उनको सुधारा नहीं गया तो आप यहीं पे स्टक डेफिनेटली होने वाले हैं, और ज्यादातर बच्चे होते भी हैं। अब एक्शन लेना क्या है? सर आपने ये तो बोल दिया कि जब जब टेस्ट हो रहा है हमें एक्ट करना है, टेस्ट देना है, एक्ट करना है, टेस्ट देना है, एक्ट करना है। ये एक्शन क्या है, क्या करना है एग्जैक्टली? इसी को हम कहते हैं टेस्ट की एनालिसिस। अगर आपका टेस्ट 3 घंटे का है, नीट में 3 घंटे का ही होता है टेस्ट, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे और सेम डे हमें लगाना चाहिए, 2 से 2.5 घंटे लगभग फॉर टेस्ट एनालिसिस। बट इसका मतलब यह नहीं है कि घड़ी देख के 2-2.5 घंटे ही बैठे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाए चलेगा, कम लग जाए और अच्छी बात है। मैं तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि इतना टाइम लग जाता है। तो संडे को जब आप 2 से 5 कोई भी टेस्ट देते हैं, चाहे आप हमारे कामयाबी बैच का बैच टेस्ट देते हैं या फिर अपकमिंग जो हमारे टेस्ट सीरीज आएंगी वो देते हैं, तो डेफिनेटली बेटा आप 2 से 2.5 घंटे अपना निकालिए फॉर एनालिसिस ऑल्सो। अब एनालिसिस करनी कैसे है वो समझिए। एनालिसिस करके, है ना, कैसे करना है, उसको स्टोर करने के लिए कहीं तो रखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। तो आप सबसे पहले मिस्टेक कॉपी बनाएंगे। मिस्टेक कॉपी फिजिक्स के लिए अलग बनेगी, ये लगभग 200-250 पन्ने की कॉपी होगी। केमिस्ट्री के लिए अलग बनेगी और बायोलॉजी के लिए अलग बनेगी। केमिस्ट्री बायोलॉजी में फिर भी कई बार थ्योरेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, बट फिजिक्स में कई बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या फिर कोई क्वेश्चन ही अच्छा सा मिल गया, उस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, तो वो सब आपको यहां पे डालना है। अभी कैसे रखना है, कैसे लिखना है, सब बताता हूं। अब ये अलग अलग 3 कॉपियां तो आपकी बन गई, लेकिन आपको इसमें चैप्टर वाइज इंडेक्सिंग भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी मिस्टेक कॉपी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ पन्ने, हो सकता है 4-5 पन्ने में छोड़ दूंगा फॉर जनरल मिस्टेक्स। जनरल मिस्टेक्स जैसे कि पढ़ते समय या टेस्ट करते समय 2 घंटे के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि आपका फोकस लूज हो जाता है, आप उसको जनरल पॉइंट्स में, ऑब्जर्वेशंस में लिख के रखो कि अच्छा ऐसा होता है। तो अगली बार जब आप टेस्ट देने जाओगे उससे पहले उस चीज को पढ़ के जाओ, अच्छा ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, 2 घंटे बाद थोड़ा सा फोकस कम हुआ था, इस बार आप थोड़ा सा और अलर्ट रहोगे कि अच्छा 2 घंटे होने वाले हैं, मेरे को और अच्छे से फोकस करके रखना है, तैयार करोगे खुद को सिचुएशन के लिए। ठीक है, जनरल मिस्टेक्स है ना, कि जनरल जो जो चीजें आपने ऑब्जर्व करी कि यार मैं ओएमआर नहीं भर पा रहा था, ओएमआर का टाइम नहीं बच पाया था, जो भी आपने ऑब्जर्व किया टेस्ट में, जो भी उससे आपने सीखा, जो आपको लगता है कि मेरे को इंक्लूड करके रखना चाहिए, कल को मेरे से गलती ना हो, वो आप जनरल लिखिए। ठीक, उसके बाद देखिए, जनरल के बाद आप लगभग 10 पन्ने और छोड़ देंगे बेटा। 10 पन्नों में, है ना, 10 पन्नों में आप लिख देंगे लेट से पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इंडेक्सिंग कर दीजिए इसकी, इसके बाद एक स्टिकी नोट लगा दीजिए। फिर लगभग 10 पन्ने छोड़ देंगे आप फॉर मोशन एंड 1D। अब ऐसे करके लगभग 28-30 चैप्टर के आसपास आएंगे। मैंने बोला 250-300 पन्ने की कॉपी लेना, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 पन्ने, हर चैप्टर के लिए 10-10 पन्ने आपने छोड़े हुए हैं, तो लगभग 250-300 पेज में आपका काम चल जाएगा। कुछ चैप्टर्स बहुत ही छोटे होते हैं लाइक EM वेव, तो 2 पन्ने में भी काम चल जाएगा, है ना। इतना आप छोड़ के रख दीजिए और कॉपी आपकी कंप्लीट है, स्टिकी नोट लगा हुआ है या फिर पेज नंबर मार्क्ड है कि कहां पे कौन सा चैप्टर है। अब बढ़ते हैं आगे, कॉपी तैयार है। आगे बेटा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इंक्लूड करना है, चैप्टर वाइज करना है। अब चैप्टर वाइज करने का भी रीजन है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें मान लीजिए 5 चैप्टर आए थे फिजिक्स के। अब आपसे जो भी गलतियां हुई वो तो रैंडम हुई, कोई इस चैप्टर से कोई उस चैप्टर से, आपने सारा एक ही जगह लिख दिया। अब आप उसको दोबारा कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर वाइज बनाया है, मोशन एंड 1D के सारे डाउट्स, सारे टेस्ट के मोशन एंड 1D के सारे डाउट्स एक ही जगह लिखे हुए हैं, तो व्हेनेवर यू रिवाइज मोशन एंड 1D नेक्स्ट टाइम, आप सारे के सारे मिस्टेक्स एक जगह देखोगे, सारी चीजें एक जगह पाओगे। तो चैप्टर जब आपने पढ़ा कहीं से भी, आपने रिवाइज किया, आप एक बार मिस्टेक कॉपी खोल के देखेंगे, आपको सब याद आ जाएगा जो जो पाप आपने किए थे, है ना। और तुरंत आप उसको वहीं पे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे ठीक है यार, अगले टेस्ट में ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। लास्ट टाइम मैंने जी नीचे था उसको नेगेटिव नहीं लिया मोशन एंड ग्रेविटी में, मैं इस बार वो गलती नहीं करूंगा, उसको नेगेटिव लेना पड़ता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे इस टाइप से, है ना। तो चैप्टर वाइज करने का फायदा ये है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा जो रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया आपने, है ना, आपने कोशिश करी, आपको आता था वो कंसेप्ट, आपने ट्राई किया, आपने वैल्यूज रखी, आपने निकाला, आंसर आपका आया, आपने टिक किया, लेकिन गलत हो गया, वो रॉन्ग हो गया।
तो आप उस क्वेश्चन को वहां पे इंक्लूड करो मिस्टेक कॉपी में। उसके साथ साथ आप उसमें कमेंट लिखो कि क्या ये कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या मैंने कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, क्या कहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था बट फिर भी मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दी, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है तो एक बार उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए और कंसेप्चुअल मिस्टेक था ऐसा वहां पे लिख दीजिए। दूसरा, आप ये भी हो सकता है कि रीडिंग में गलती कर दी है आप, कि पूछा इनकरेक्ट था, आपने तो करेक्ट वाले का आंसर कर दिया और आगे बढ़ गए। तो ये रीडिंग के लिए तो आप देखो फोकस बढ़ाना पड़ेगा, अगली बार के लिए याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो देखो यार किस टाइप की कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर रहे हो। क्या आपको सारे स्क्वायर रूट्स याद हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं? क्या आपको एटलीस्ट 20 तक का टेबल याद है? ये सब चीजें एक बार जल्दी से रिवाइज करिए। क्या बेसिक मैथ्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी? क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो गलत नहीं यूज कर लिया? ये सब कैलकुलेशन में आ जाएगा, तो उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो एक्शन जो मैंने बोला ना, एक्ट करोगे तो सैचुरेट नहीं होगे, वो एक्शंस हैं बेटा, ये एक्शंस का लिस्ट है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चंस के नीचे रिमार्क्स लिखिए, कंसेप्चुअल था क्या, ये था क्या, वो था क्या, जो भी था। अगर कंसेप्चुअल था तो किस कंसेप्ट में मिस्टेक हुई है? क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में मिस्टेक हुई? क्या रिलेटिव मोशन में हो गया? क्या प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालते समय गलत फॉर्मूला यूज कर लिया? व्हाटएवर, आप उसको वहां पे लिखो। और एक मैंने छोड़ दिया एनी अदर, आपको लगता है कुछ अलग टाइप का मिस्टेक आपका आता है दिमाग में, आप वो भी लिखो, बट रिमार्क लिखो, है ना। ये रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए बेटा, तब जाके आप इंप्रूव करेंगे। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप समझते हैं। दूसरा टाइप होता है बेटा अनअटेम्प्टेड। छोड़ के आ गए आपने क्वेश्चन वो वाला ट्राई ही नहीं किया। मान लो 5 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड रह गए फिजिक्स में, तो पहला काम, टेस्ट खत्म होते ही जब भी आप एनालिसिस के लिए बैठे, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। टेस्ट के बाद, जो आपसे टेस्ट में नहीं हुए आप टेस्ट के बाद ट्राई करेंगे। क्या पता टाइम के प्रेशर की वजह से नहीं हो गया था, नहीं हो पाया था, तो उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करो और लिखो टाइम का प्रेशर था, नहीं कर पाया था। या फिर हो सकता है कि वो कंसेप्ट आप भूल चुके हैं, उसको आप लिखो। या फिर आपको लगता है कि यार कुछ नया ही था, ये पढ़ा ही नहीं आज तक, या कुछ अलग तरीके से ही पूछा था, तो भी इंक्लूड करो कि समथिंग न्यू, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अनअटेम्प्टेड को भी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये मतलब कैटेगरीज अलग अलग है, मैं तो बस टाइप बता रहा हूं क्वेश्चन का। आपको तो एक लाइन से लिखते जाना है कि जो रॉन्ग अटेम्प्ट वाले थे लिख दिया सारा कि ये 5 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट हो गए, उसके जस्ट नीचे लिख दिया अच्छा ये सब अनअटेम्प्टेड थे, है ना। मार्क करते जाओ, अनअटेम्प्टेड था, रीजन ये था, है ना। ट्राई करने के बाद बना क्या, ये भी लिख लो। ट्राई करने से बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन पाया मतलब कुछ तो था भाई जो आपसे नहीं हो रहा है, तो समझो उसको क्यों नहीं हो रहा। क्या कंसेप्ट नहीं पढ़ा, क्या भूल गए, क्या फॉर्मूला नहीं आया, या कुछ अलग ही था, अतरंगी सवाल था, लिखो। दूसरी कैटेगरी ये हो गई। तीसरी बेटा, सब लाइन से लिखते जा रहे हो, है ना, सारे क्वेश्चंस लाइन से लिखते जा रहे हो जो भी आपको मिल रहा है। तीसरा, कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को करेक्ट तो कर जाते हैं, बट जब देखते हैं तो लगता है यार ये सही हो गया मेरा, मैं तो ऐसे कर दिया था, मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस कर दिया था कि ऐसे होगा। तो इंटेलिजेंट गेस तो हम अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए बोलते हैं, है तो भी एक तरीके से तुक्का ही। चलो ठीक है, ऐसे वैसे करके तिकड़म लगा के ये ऑप्शन लगा के वो ऑप्शन लगा के लगा दिया, अरे ठीक हो गया। लेकिन हो सकता है कि चांस से ठीक हुआ है, हो सकता है थोड़ा और घुमा के पूछता, हो सकता है थोड़ा और ऑप्शन वैसा दिया होता जैसा इसमें नहीं है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज होते, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, तो शायद नहीं कर पाते सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा ग्रे एरिया में होते हैं, इनको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। यानी कि करेक्ट तो कर दिया आपने, बट नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर इस कंसेप्ट से या इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा क्या, इसकी गारंटी नहीं है। उस केस में आप उसको भी वहां पे लिखेंगे और उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। उस टाइप के जो सवाल हैं जो भी आपके डीपीपी में है उस टॉपिक से, उनको एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप करेक्ट तो कर जाते हो, आपको लगता है करेक्ट तो हो गया, बट वो मजा सा नहीं आया, फील सा नहीं आया कि यार सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। अब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन जब दिखाई देगा नेक्स्ट टेस्ट में, तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है मन में थोड़ा सा वो है ना, ऐसा है कि यार पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर से वही वाले टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। तो उसको तोड़ना बड़ा जरूरी है, उस थॉट को, है ना, जो बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए और थोड़े क्वेश्चंस लगा लो आप, ठीक है। अगला आता है, कुछ न्यू लर्निंग होगी आपकी कि यार ये तो ऐसा क्वेश्चन तो अच्छा ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको, तो कुछ नया सीखने को मिल गया आपको, वो आपने इंक्लूड कर लिया। या कोई नया मेथड आप सीख गए, आपने टेस्ट देते 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 खुद आपको कुछ क्लिक कर गया कि यार इसको ऐसे कर सकते हैं। या आपने किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक किया कि यार ये मेरा तो बहुत लंबा हो रहा था, मैंने कर तो दिया, बहुत लंबा मेथड था, सॉल्यूशन में देखता हूं कैसे किया है, अच्छा ऐसे किया है तो बहुत आसानी से हो गया, उस मेथड को भी आपने इंक्लूड कर लिया, है ना।
तो ये मेनली 4 सब कैटेगरीज हैं, और ऐसे आपको भेदभाव नहीं करना कि इसके इतने क्वेश्चन लिखने, उसके इतने, जो भी आपका मिस्टेक जैसा भी हुआ है सब आप लाइन से नोट डाउन करो, बस उसका कैटेगरी मार्क कर दो कि ये मैंने इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये कुछ नया सीखा मैंने यहां से, है ना, ताकि अगली बार जब टेस्ट में जाऊंगा तो इसको रिवाइज करके जाऊंगा। अब नया मेथड तो आज सीखा है, 15 दिन बाद याद रहेगा ना, इसकी क्या गारंटी है भाई। तो लिखा हुआ है, तो जब तुम मोशन वनडी रिवाइज करके जाओगे, सब लिखा हुआ है, रिवाइज करो जाओ, है ना, सब याद रहेगा। तो बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है आप सैचुरेट हो रहे हो किसी भी काम में, तो यू शुड एक्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब ये टेस्ट से रिलेटेड एक बात आपको बताता हूं। 13 मई को हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। शुरू के 2-2 3-3 चैप्टर्स हैं बेटा। आप अगर इसमें एनरोल करते हो और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, तो आपको कुछ बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो वेट कर रहे हैं, जो टेस्ट से ही रिलेटेड है। कई बच्चे समझ गए होंगे कि यहां पे है ना, टेस्ट के नाम पे कुछ बहुत शानदार चीज हर साल आपको दी जाती है, वो आ रहा है, ऐसा कह लो, है ना, वो आ रहा है, ठीक है। तो वो आप स्कॉलरशिप उसमें मिल जाएगी जब आप स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, उसमें आप अच्छा करोगे। तो 15 जुलाई को हम लोग उसका जो है रिजल्ट्स जो है अनाउंस कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा, गुरु पूर्णिमा है कल, है ना। अच्छा, जनरल ऑब्जर्वेशन भी एक 5वां पॉइंट जो लास्ट में बोला था ना, शुरू में एक पेज रखना है जनरल ऑब्जर्वेशन का कि ओएमआर नहीं भर पाया, ये सब वो भी लिख लेना, ठीक है। हाँ, गुरु पूर्णिमा है बेटा। गुरु पूर्णिमा में अब देखो यार, हम ऑफलाइन में तो आपसे नहीं मिल पाते हैं, है ना, ऑनलाइन में ही मिल पाते हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो गुरु पूर्णिमा, टीचर्स डे, इस टाइम पे हम लोग अपनी तरफ से कुछ चॉकलेट्स वगैरह खिलाना, है ना, आपको थोड़ा पैम्पर कर देते थे। अब यहाँ पे कैसे पैम्पर करेंगे ऑनलाइन में? तो ऑनलाइन के लिए हमने फिर भी कुछ आपके लिए ढूंढ निकाला कि कैसे पैम्पर करेंगे। अभी भी कई बच्चे हैं बेटा जो पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं या करना चाहते हैं अभी भी, उनके लिए बेटा हमने गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आपके लिए डिस्काउंट जो है 50% फ्लैट कर दिया है। अब आप चाहे कामयाबी बैच में आना चाहते हैं तो सिर्फ 3966 आपको पे करना पड़ेगा। ओनली फिजिक्स आप लेना चाहते हैं कामयाबी का तो 1999, है ना। महापैक जिसमें सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है पूरे साल भर का, 5355। अगर आपको 32 किताबें भी घर पे चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए, जीएमसी मेंटर्स का, साथ में आपको काउंसलिंग चाहिए, तो 1 प्रो महापैक 11899। तो सभी पे है ना 50% ऑफ है। आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा बच्चों। और जो भी यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं, आपके पास एक और छोटा सा मौका आ गया, हम टीचर्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट कह लीजिए, वो आपके लिए आ गया बेटा। और कोड आप मेरा PHEEL फील यूज कर लेना, जिससे आपको ये 50% ऑफ में, है ना, फाइनली आपको ये प्राइस पे करना होगा। आप किसी भी कोर्स में जिसमें आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी सवाल होगा आपके मन में, डाउट होगा कैसे एनरोल करना है, कैसे क्लासेस होंगी, कुछ भी, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ये मेरी टीम का नंबर है ना, 9240023248 पे, और आपको सारे सवालों का जवाब भी दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो मैंने समझाया है टेस्ट एनालिसिस को लेकर के, प्लीज उसको इनकॉर्पोरेट करिए अपने प्रिपरेशन में। इट विल रियली हेल्प। ये मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो किया था, कई बच्चों को ही बताया है, सब बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाते हैं इससे। ठीक है, तो आप भी कर पाओगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।